रुद्र थोड़ा कड़क आवाज में पूछा, तो बताओ वहाँ तक कैसे पहुँची और क्या करने वहाँ गई थी तुम तो ऐसी लड़की नहीं लग रही हो। तभी माही हकलाते हुए कहने लगी, वह मैं क्यों बताऊँ आपको। और वह ज़ोर से रुद्र को धक्का दे देती है, जिससे रुद्र 2 कदम पीछे हट गया। वह इस धक्के के लिए अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वह आंखें लाल किए हुए माही को गौर से देखे जा रहा था। माही 1 कदम रुद्र से थोड़ी दूर जाकर के दीवार के पास चली गई थी। तभी रुद्र फिर से माही के करीब कदम बढ़ाने लगा। माही ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम जो भी हो वहीं रुक जाओ, प्लीज़ मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम। और मुझे तुमने यहाँ क्यों रखा है? मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। यह कौन सी जगह है? यह सुनकर के रुद्र एक झटके में उसके करीब चला गया और जाते ही उसको कमर से उसको पकड़ के अपने करीब खींच लिया, जिससे माही की आंखें बंद हो गई और उसके हाथ रुद्र के सीने पर जा लगी। रुद्र उसकी आंखों को देखकर स्माइल करने लगा और कहने लगा, बताओ तुम या फिर मैं बताऊं? मैंने पहले तुमसे पूछा है ना, तुम बताओ वहाँ कैसे पहुँची? माही इस वक्त बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी और वह डर से कांप रही थी, जो कि रुद्र भी महसूस कर रहा था। माही कहने लगी, मैं अपनी दोस्त के साथ में एनजीओ जा रही थी कि कुछ लोगों ने मेरी दोस्त सीमा को पकड़ के एक गाड़ी में बंद करने लगे, मगर मैं उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ गई थी। जब मैं दौड़ रही थी तो कुछ लोगों ने बड़े ही अजीब कमेंट पास कर रहे थे। मैं किसी भी तरह से अपनी दोस्त सीमा को बचाना चाहती थी, जिस वजह से मैं उसका पीछा करते हुए उन लोगों के ठिकाने पर पहुंची। जब मैं वहां गई तो सीमा को उन लोगों ने बेहद ही अजीब तरीके से बांध के रखा हुआ था। मैं बिल्कुल डर गई थी, मगर मैं एनजीओ में काम करती थी और मैं हमेशा पुलिस के कांटेक्ट में रहती हूँ, तो पुलिस को कॉल कर दी, जिस वजह से पुलिस आ गए और उन बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें लेकर चले गए। मैं कुछ दिन आराम से रही कि अचानक मेरे पीछे एक आदमी लगा हुआ था और वह आदमी 2 सालों से मेरे पीछे पड़ा है। वह मुझसे ज़बरदस्ती करता रहता है। जहाँ मैं जाती हूँ वह मेरा रास्ता रोक लेता है। वह मुझे चैन से जीने भी नहीं देता है। मैं अपनी माँ को यह बातें बता भी नहीं सकती, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब रहती है और मैं यह सारी बातों को बता करके उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती। वह इंसान हर बार मुझसे जल्दी करके कहने लगता है कि तुम मुझसे शादी कर लो और मुझे हर बार धमकी देता है। एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी कि अचानक से उसने अपने आदमियों से मुझे बेहोश करके किडनैप करवा लिया और पता नहीं मैं कैसे वहाँ उस कोठी पर पहुँच गई। मुझे बस इतना ही पता है, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता है। रुद्र इस वक्त माही की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था और उसके फेस को देखे जा रहा था, जो कि इस वक्त बहुत ही मासूम सा माही का फेस लग रहा था। वह उसकी फेस में ही खो गया था और कहने लगा, मुझे पता है कि वह आदमी कौन है, उसका नाम बनवारी है ना, और तुम्हें यह नहीं पता होगा कि उसने मेरे ही आदमी से कह कर के तुम्हें वहाँ तक पहुँचाया है। माही यह सुनकर के आंखें बड़ी कर ली और कहने लगी, मेरे ही आदमी हो, मतलब तुम भी यही काम करती हो क्या? वह फिर से रुद्र को धक्का देने की कोशिश करती है, मगर इस बार रुद्र ने उसे बहुत ज़ोरदार तरह से पकड़ा हुआ था और इस बार रुद्र को धक्का देने में नाकाम रही। रुद्र स्माइल करते हुए कहने लगा, क्या हुआ है इस बार? अपने धक्के में कामयाब नहीं हुई ना? देखो चलो, मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ उससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होनी चाहिए, और वह मेरे आदमी थे, इस वजह से मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लिया और तुम्हें आज ही रखा गया था ना। आज की तारीख 24 है, क्या तुम्हें पता है? माही हैरान नज़रों से रुद्र को देखने लगी और कहने लगी, नहीं तो आज तो 22 तारीख है ना। रुद्र बोला, नहीं आज 24 तारीख है।
मतलब 2 दिन से तुम्हें वहाँ पर बेहोश करके रखा गया है और इन 2 दिनों में तुम्हारे साथ कुछ इतना सुनना था कि माही फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं यह नहीं मान सकती हूँ। मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता है। माही का रोना रुद्र को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वह माही का फेस दोनों हाथों से पकड़कर कहने लगा, चुप हो जाओ, समझी तुम? मेरे सामने यह रोने का ड्रामा मत करो। रुद्र बहुत ही गुस्से से कड़क आवाज़ में बोला। तो माही डर से कांप उठी थी और वह चुप हो गई। रुद्र को माही का रोना देखा नहीं जा रहा था, पर वह खुद भी हैरान था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। मुझे तो किसी भी लड़की या किसी का भी रोना देखकर मुझे खुशी मिलती थी, पर आज मुझे इसकी आंसू देख कर के मुझे क्यों इतना दुख हो रहा है। वह खुद को भी समझने की कोशिश करने लगा था। रुद्र कहने लगा, तुमने खाना खाया है? माही कुछ नहीं बोलती है। रुद्र ने फिर वह कहा, तुम्हें भूख लगी है? माही बहुत मासूमियत के साथ में अपना सर हाँ में हिलाई। उसकी मासूमियत देख करके रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, पर फिर भी अपने आप को कंट्रोल किए हुए था, वरना वह तो दूसरी लड़की के साथ तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और उसके साथ पता नहीं क्या क्या कर जाता था। पर वही माही के साथ वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, बस उसे डराया धमकाया जा रहा था। रुद्र इस वक्त माही को अपनी बाहों में जकड़े हुए उसके लबों की तरफ झुकने लगा था, पर माही अपने मुंह पर हाथ रख देती है और देखकर रुद्र इस वक्त माही को अपनी बाहों में जकड़े हुए उसके लबों की तरफ झुकने लगा था, पर माही अपने मुंह पर हाथ रख देती है। यह देखकर रुद्र कहने लगा, आज तुम यह रोक रही हो ना, देखना कल मैं क्या करता हूँ। यह तुमने बहुत गलत किया है, मुझे क्यों रोका तुमने? माही अपनी नज़रें उठाकर रुद्र को देखी। रुद्र इस वक्त आंखें लाल किए हुए माही को गुस्से से देखे जा रहा था। माही कहने लगी, मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। रुद्र स्माइल करते हुए बहुत ही सेडक्टिव वॉइस में बोला, इसके लिए मुझे जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हें मुझे जानने की ज़रूरत है। बस मुझे तुम्हारे साथ रातें रंगीन करनी है और अगर तुम जाना चाहोगी तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह सुनकर के माही आंखें बड़ी कर लेती है। रुद्र डेविल की तरह स्माइल करने लगा और उसकी स्माइल इतनी खतरनाक थी कि माही देखकर डर जाती है और कहने लगी, प्लीज़ तुम इस तरह से हंसना बंद करो और मुझे बताओ कि मैं कहाँ हूँ। इस वक्त मुझे घर जाना है। और इधर रुद्र की स्माइल एक खतरनाक हंसी में बदल रहा था और वह ठहाके लगा कर के हंसने के बाद कहने लगा, तुम जहाँ भी हो इस वक्त तो मेरे ही गिरफ्त में हो और रही बात तुम्हें घर जाने की, तो तुम जो कोई भी हो और जहाँ से भी आई हो इस वक्त तो तुम कहीं नहीं जा सकती हो। यह सुनकर के माही की आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और उसके आंखों से आंसू बहने लगे और वह कहने लगी, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी, प्लीज़ मुझे जाने दो ना, वह बहुत परेशान होगी मेरे लिए, मेरे सिवाय उनके इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझ रही थी कि तुमने उस नरक भरी जगह से मुझे निकाल दिया। मैं तुम्हारा यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं घर जाना चाहती हूँ इस वक्त। रुद्र उसे बहुत ही इंटेंस नज़रों से देखते हुए कहने लगा, एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे अंडर में कोई आ जाए तो वह मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाता। और रही बात तुम्हें घर जाने की, तो तुम बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है और मैं तुम्हारी मॉम यह मैसेज भिजवा दूँगा कि उनकी लड़की जहाँ भी है सही सलामत है, वह फ़िक्र ना करे और तुम्हारी माँ को जो भी प्रॉब्लम हो मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, उनके लिए कोई नौकरानी रख दूँगा, पर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी क्योंकि मैंने तुम्हें ख़रीदा है और ख़रीदी हुई सामान को मैं अपने से दूर कभी नहीं जाने दे सकता हूँ, समझी तुम?
इतना कह कर के वह एक कॉल करता है। कहने लगा, फ़ौरन से आकर के 5 मिनट में मुझसे मिलो, कुछ पता लगाना है, बहुत अर्जेंट है। वह प्रताप था। प्रताप कहने लगा, यस बॉस, कह कर के फ़ोन कट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बनवारी को भी पता चल गया था कि माही जहाँ वह माही को बेच कर के आया हुआ था, वहाँ से किसी ने माही को ख़रीद लिया है। अब उसके दिल में बहुत ही बेचैनी होने लगी थी। अब वह तो सोच रहा था कि मैं माही को उस कोठी पर बेच दूंगा, और जब सारे मर्द उसके बिना इजाज़त के उसे टच करेंगे तब उसे पता चलेगा, और तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बनवारी इसीलिए माही के साथ ऐसा किया था, क्योंकि माही उसके साथ शादी करने के लिए मना करती थी। वह उसके मुंह पर धमकियां दे डाली कि मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। इस जिद और गुस्से की वजह से बनवारी ने माही को प्रताप से कहकर के उसे किडनैप कर कोठी पर भिजवा दिया। पर माही को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि माही कैसे उस कोठी पर पहुंच गई, क्योंकि इसमें खुद माही का सौतेला भाई आकाश भी शामिल था। वह हमेशा से माही को देखना भी नहीं चाहता था। वह माही से दोनों भाई बहन नफ़रत करते थे, क्योंकि माही उसके पापा की दूसरी पत्नी की लड़की थी। उसकी माँ बचपन में ही उन दोनों को छोड़ कर के चल बसी थी, जिस वजह से उसके पापा ने माही की माँ यानी कि अंजना जी से शादी कर लिए थे, जिस वजह से आकाश बहुत ज़्यादा ही जलन करता था अंजना जी और माही से। अंजना जी की जब शादी हुई तो आकाश उस वक्त 6 साल का था और उसे थोड़ी बहुत समझ थी, जिस वजह से वह उनसे नफ़रत करने लगा। कभी भी अंजना जी को माँ माना ही नहीं, तो बोलने की तो दूर की बात है। और जब रीमी भी होश संभाली तब से लेकर आज तक अंजना जी को कभी भी उसने भी माँ नहीं कहा। और तो और आकाश के कहने पर वह भी माही और अंजना जी से नफ़रत करने लगी थी, और जब देखो तब ताने मारा करती थी। इन्हीं सब बातों का बदला लेने के लिए आकाश ने बनवारी के साथ मिल गया था और माही को उस कोठी पर बेच दिया था। बनवारी अच्छे से जानता था कि माही के भाई उसको पसंद नहीं करता है, और वह अपना चाल चल गया। आकाश को अपनी तरफ मिला लिया, उसे उल्टे सीधे बात कहकर मनवा लिया कि वह तो तुम्हारी सौतेली बहन है, तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं रखनी चाहिए। वह बहुत ही ख़राब लड़की है, उसका कैरेक्टर सही नहीं है, देखा हूँ कि दूसरे लड़कों से बोलचाल रखती है। आकाश का इतना सुनना था कि वह फ़ौरन से बनवारी का बात मान गया, और वह माही को कोठे पे भिजवाने के लिए साथ दे दिया। बनवारी भी खुश था कि जब वह माही मेरी नहीं हुई तो उसकी ज़िंदगी भी मैं नरक बना दूंगा, और वह यह सोच करके बनवारी माही को उसके ज़िंदगी में जहर घोल दिया और ले जाकर के प्रताप के हाथों बिकवा दिया। इस बात को बीते हुए 2 से 3 दिन हो गए थे। इधर अंजना जी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी कि माही अचानक से कहाँ चली गई। वही रीमी दिन रात अंजना जी को यह सुनाती थी कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, उसका कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था, इसीलिए वह भाग गई और तुम्हें छोड़ गई। पर अंजना जी बिल्कुल भी इस बात से राज़ी नहीं हुई थी। वह माही को अच्छे से जानती थी कि माही ऐसा कदम बिल्कुल भी नहीं उठाएगी, क्योंकि उन्हें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। माही ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। माही एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वह अपनी माँ की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वह इतना बड़ा कदम उठाकर उन्हें कलंक नहीं लगा सकती थी। उससे तो उसकी माँ की पूरी बदनामी हो जाती। माही के साथ ज़रूर कुछ हुआ होगा। अंजना जी दिन रात माही के बारे में ही सोचा करती थी, और यह सोचते हुए उनकी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। इधर रुद्र माही से कहने लगा, तुम 2 दिन से कहाँ थी, तुम्हें कुछ भी होश है? माही इस बात से हैरान बस रुद्र को ही देख रही थी, और वह बस आंखों से आंसू बहाए जा रही थी। उसे रोना बिल्कुल भी रोका नहीं जा रहा था।
उसकी आंखें पहले से ही सूजी हुई थी और अभी पूरी तरह से ब्राउन आंखें लाल हो चुकी थी। अच्छा, तुम्हारा भी मन था ना वहाँ जाने का, फिर तुम उस आदमी के साथ में चिल्ला क्यों रही थी? माही यह बात सुनकर के चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं उस जगह पर जाऊंगी और मैं वहां जाने के लिए तैयार थी। मुझे तो धोखा से वहां पर भेजा गया था। मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि यह कौन कर सकता है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, पर मुझे पता है कि तुम्हें कौन और कैसे वहां पर भेजा गया है। माही हैरान नज़रों से इस वक्त रुद्र के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह घबराते हुए आवाज़ में बोली, तुम कैसे जानती हो कौन है वह इंसान? यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, छोड़ो ना, इसके बारे में तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरा कहना मानो और मेरे कहे अनुसार काम करो। इतना कहते हुए रुद्र दरवाजे की तरफ मुड़ जाते हुए बोले जा रहा था और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए जा रहा था कि अचानक से धम से कुछ गिरने की आवाज़ आई। जैसे ही रुद्र पीछे मुड़कर देखता है तो माही ज़मीन पर गिरी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह से बंद थी। यह देख कर के रुद्र की सांसें अटक गई और वह फ़ौरन से माही के करीब भागते हुए गया और वह उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया और उसके फेस पर पानी की छींटें मारने लगा। पर माही अभी भी बेहोश ही थी। यह देख कर के रुद्र थोड़ा घबराने लगा, पर खुद भी सोच रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। इस लड़की की यह हालत देखकर मैं क्यों घबरा रहा हूँ? मुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पर फिर उसके चेहरे को देखता है। इस वक्त माही बेजान से बेड पर पड़ी हुई थी। मासूम शकल, आँखों के किनारे से आंसू बहकर आए हुए थे, जो कुछ सूखने के निशान बनाए थे और कुछ आंसू की बूंदें गाल पर आए हुए थे। अभी रुद्र यह सब देख ही रहा था कि दौड़ते हुए प्रताप कमरे में एंटर करता है और रुद्र को खोया हुआ देखकर रुद्र को बोला, यस सर। प्रताप की आवाज़ से रुद्र होश में आया और कहने लगा, प्रताप जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। यह सुनते ही प्रताप ने जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और रुद्र कहने लगा, तुम लोगों ने इसे 2 दिनों तक कहाँ रखा था? और वह यह बात बहुत ही गुस्से भरे लहजे में कह रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर प्रताप डर गया और कहने लगा, बाबा बॉस, इस लड़की को 2 दिनों तक बनवारी ने अपने पास रखा था। यह सुनना था कि रुद्र की आंखें पूरी तरह से बड़ी हो गई और हैरान नज़रों से गुस्से में प्रताप की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या किया है उसने इस लड़की के साथ? प्रताप कहने लगा, बॉस, करना तो वह बहुत कुछ चाहता था इस लड़की के साथ, मगर मैंने उसे यह सब कुछ करने के लिए मना कर दिया था। पर वह 2 दिन अपने पास ही रखा था और वह कहने लगा, बस मुझे इसे बेहोश करके अपने आँखों के सामने रखना है, जिससे कि मुझे तसल्ली मिलेगी। मैं इस लड़की के साथ में रहा, पर वह मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वह इसके साथ तो रातें बिताना भी चाहता था, मगर मैंने कहा मैं यह डील कैंसिल कर दूँगा और इस लड़की को जहाँ से मैं उठाया था वहाँ ले कर चला जाऊँगा। मैं इस चीज़ के लिए इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूँगा तुम्हें। और एक बात, अगर मैं यह बात रुद्रवीर रॉय से बता दूँगा तो तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। इस डर की वजह से वह माही यानी कि इस लड़की के साथ मेरे रहते हुए कुछ नहीं किया और बाकी का मुझे नहीं पता। पर बनवारी कहने लगा, जब यह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी तो मैं इसे और भी बर्बाद करने के लिए जाऊंगा, और या फिर मैं वहां इसका पहला कस्टमर होऊंगा। इतना कह कर के वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। यह सब सुनकर के बनवारी पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था रुद्र को। उसकी आंखों में आग की तरह गुस्सा नज़र आ रहा था। उसकी मुठियाँ गुस्से से कस गई थी, पर इस वक्त वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि माही की हालत बहुत ही ख़राब थी और वह डर गया था। अभी वह इन सब सोचों में गुम था कि तभी डॉक्टर भी आ गए। वह डॉक्टर जल्दी से आकर के माही का चेकअप करने लगे
अभी डॉक्टर चेकअप कर ही रहे थे कि रुद्र कहने लगा, डॉक्टर क्या हुआ है इस लड़की को। डॉक्टर कुछ देर सोचे, फिर बोले, 1 मिनट मुझे अच्छे से चेक कर लेने दीजिए। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर कहने लगे, इनको वीकनेस हो गया है, यह बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हैं, इन्हें सदमा लगा है किसी चीज़ का, यह बहुत काफ़ी डरी हुई है, जिस वजह से इनकी धड़कनें भी स्लो हो गई हैं। इनका बहुत ख्याल रखना होगा, हो सके तो आप इन्हें अस्पताल में एडमिट कर दीजिए। और यह शायद कुछ दिनों से सही से खाई भी नहीं है, इनकी पल्स तो गिरते जा रही है। यह सुनकर के रुद्र परेशान होते हुए आवाज़ में कहने लगा, डॉक्टर क्या मैं इस लड़की को घर पर ही रख कर के इलाज नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर कहने लगे, जी हाँ कर सकते हैं, पर इनका बहुत ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। रुद्र कहने लगा, हाँ मैं रख लूँगा, आप इसकी फ़िक्र नहीं करें। डॉक्टर ने माही को इंजेक्शन लगाया और ब्लड टेस्ट के लिए लेकर चले गए और बहुत सारी दवाइयाँ देकर गए। वहीं दूसरी तरफ रुद्र माही को ही जी भर के देखे जा रहा था और वह सोचने लगा कि सच में इस लड़की की कोई गलती नहीं है, वह सारा कुछ बनवारी का ही किया धरा है। कहीं बनवारी ने ही माही के साथ कुछ किया तो नहीं। वह इतना सोच कर के अपना सर झटक दिया, पर अभी रुद्र बनवारी की चिंता नहीं कर रहा था, अभी सिर्फ़ और सिर्फ माही के लिए फ़िक्रमंद था। यह देख कर के प्रताप पहली बार चौंक गया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी रुद्र किसी भी लड़की के लिए इतना सीरियस नहीं था जितना कि माही के लिए है। और वह कहने लगा, सर आप ठीक तो है ना, इतना इस लड़की के लिए क्यों सोच रहे हैं। आज से पहले तो आप किसी भी लड़की को इतना अटेंशन नहीं दिए, फिर इस लड़की में ऐसा क्या है। अभी वह पूरा बोल पाता कि रुद्र खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम बिना सोचे समझे इस लड़की के साथ वह किए हो जो नहीं करना चाहिए था। और रही बात मेरी कि मैं हर लड़कियों को इस तरह से अटेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह लड़कियां सिर्फ़ और सिर्फ मेरी दौलत, मेरे रुतबे और मेरे शकल पर मरती थी, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी दौलत, मेरी शकल और मेरे रुतबे पर मरे या फिर मेरे साथ टाइम पास करे। पर यह उन लड़कियों में से अलग है। तुम्हें मुझसे इसके बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हें यह सज़ा मिलेगी कि इस लड़की की माँ के एड्रेस का पता लगाओ और उस बनवारी का भी। प्रताप कहने लगा, बनवारी तो चेन्नई में रहता है, उसका अपना होटल है और इस लड़की का घर भी चेन्नई में ही है। यह सुनकर के रुद्र कहने लगा, ठीक है तुम जा सकते हो और मेरे ऑर्डर का वेट करना। प्रताप बोला, ओके सर, और वह वहाँ से चला गया। अब रुद्र सिर्फ माही को ही देख रहा था और उसके बारे में ही सोच रहा था कि पता नहीं बनवारी माही के साथ क्या किया और वह क्यों किया। कुछ देर बाद वह खुद से ही पूछने लगा, यह सब मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे आखिर इस लड़की से क्या लेना देना है। मैं तो बस उसे लेकर के आया हूँ घर, इस लड़की को उस नरक से निकाला क्यों, यह भी मैंने सोचा ही नहीं। मैं इस लड़की को देखते ही इतना बदल कैसे गया। अभी वह इन्हीं सोच में गुम था कि माही थोड़ी सुख भोगाने लगी। यह देख करके फ़ौरन से रुद्र माही के करीब से थोड़ा दूर हो गया और कहने लगा, कैसी हो तुम, ठीक हो ना। माही अभी होश में आई थी और उठते ही चिल्लाते हुए कहने लगी, छोड़ो मुझे, जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वह चिल्लाई जा रही थी। दौड़ करके रुद्र के पाँव में पड़ गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, मत करो मेरे साथ ऐसा, मुझे जाने दो। और साथ में माही अपने आप को और अपने ड्रेस को कस के पकड़ी हुई थी, उसके हाथ पाँव भी काँप रहे थे। माही इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। उसे लग रहा था कि रुद्र भी उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, मगर रुद्र तो आंखें फाड़े हुए बस इस वक्त माही को ही देखे जा रहा था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से माही को क्या हो गया।
वह माही को एक थप्पड़ लगाया और उसे फ़ौरन से गले से लगा लिया। माही सिसकते हुए बोली, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। माही की बात सुनकर के रुद्र कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, तुम सेफ हो, मेरे पास हो। इतना कहते हुए रुद्र माही को खुद से दूर किया और उसके फेस को अपने हाथों में लेकर बोला, मेरी तरफ देखो, मेरी आँखों में देखो, लग रहा है तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ गलत करूँगा। माही के गालों पर रुद्र के थप्पड़ के निशान बने हुए थे। ये देखकर रुद्र अफसोस कर रहा था। माही कई दिनों से ठीक से खाती भी नहीं थी, जिस वजह से माही को अभी भी चक्कर आ रहा था। रुद्र अभी भी माही को अपनी बाहों में थामा हुआ था और माही को उसने अपनी गोद में उठाकर बेड पर बिठाया। माही जैसे ही बैठने की कोशिश कर रही थी, वह फिर से गिरने वाली होती है। तभी वह माही के हाथों को पकड़ लिया और खींचकर अपने करीब कर लिया। तभी माही फिर से बेहोश हो गई थी। माही इस वक्त रुद्र की बाहों में बेहोश पड़ी हुई थी। उसे खुद की बिल्कुल भी होश नहीं था। इस वक्त रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर माही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वह फ़ौरन से फिर से डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कहने लगे, आप जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर आइए। यह सुनना था कि रुद्र फिर से प्रताप को कॉल किया। प्रताप अभी फार्म हाउस के एरिया में ही था। वह फ़ौरन से आया और वह कहने लगा, क्या है बॉस, एनी प्रॉब्लम। रुद्र कहने लगा, जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो, मुझे माही को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वह फ़ौरन से माही को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर कार के पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है और कहता है, प्रताप जल्दी से कार भगाओ। यह सुनकर प्रताप ने कार का स्पीड तेज़ कर दिया और कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच गया। कार से बाहर निकला और जल्दी से रुद्र ने माही को गोद में उठाया और फ़ौरन से हॉस्पिटल के अंदर भागते हुए गया। यह सब देखकर प्रताप पूरी तरह से चौंक गया था कि अचानक से बॉस को क्या हो गया, जो इस लड़की के चक्कर में इतना भागे जा रहे हैं। ज़रूर कोई बात है। पर प्रताप अभी रुद्र के सामने इस सब के बारे में कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि रुद्र अभी बहुत परेशान था। माही को लेकर अगर वह कुछ बोलता तो प्रताप ही पिट जाता। रुद्र माही को लेकर हॉस्पिटल के अंदर गया और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। माही को जल्दी से ड्रिप लगा दिया, जो कि माही 4 दिन से कुछ भी नहीं खाई थी, क्योंकि बनवारी ने उसे सिर्फ़ और सिर्फ नशे की दवा देकर उसे सुलाया था और उसे खाना पीना भी नहीं दिया करता था। जब वह ब्लड टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने रुद्र को अपने कैबिन में बुलाया और कहने लगे, आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इन्हें ड्रग्स दिया गया है, इनके ब्लड में ड्रग्स पाया गया है, जिस वजह से इन्हें इतनी बीमारियां हो रही है, क्योंकि इन्होंने आज से पहले कभी भी नशे का सेवा नहीं किया है और वह भी हाई डोज है। इस वजह से उनकी हालत ख़राब हुई है और ऊपर से यह कई दिनों से खाना भी नहीं खाई हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस भी ली हुई हैं, जिस वजह से वह ड्रग्स इन पर और ज़्यादा ही हावी कर रहा है। यह सुनते ही रुद्र की आंखें बड़ी हो गई। वह हैरान नज़रों से डॉक्टर से पूछने लगा, क्या माही को कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर। डॉक्टर कहने लगे, नहीं, हमने उन्हें एंटीडोज दे दिया है, जिससे ड्रग्स का नशा उतर जाएगा और वह ठीक हो जाएंगी। डोंट वरी, थोड़ा सा ड्रग्स का नशा है, जब तक रहेगा तब तक उन्हें प्रॉब्लम होगी, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें दवाई इंजेक्शन सब दे दिया है। रुद्र परेशान होते हुए डॉक्टर से कहने लगा, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर, क्या माही के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना। डॉक्टर कहने लगे, इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, अगर आपको इस बारे में डाउट है तो मैं वह भी चेक कर लूँगा और फिर मैं बताऊँगा। तभी रुद्र कहने लगा, आप फीमेल डॉक्टर से कहें तो बेहतर होगा। डॉक्टर कहने लगे, जी हाँ, मैं अपने फीमेल डॉक्टर से ही बात करने वाला हूँ, इस बारे में आप बेफिक्र रहें। यह सुनकर के रुद्र डॉक्टर के कैबिन से बाहर आ गया और वहाँ माही को ड्रिप और वेंटिलेटर दोनों लगे हुए थे,
क्योंकि माही की नब्ज़ बहुत ही धीमी चल रही थी। नर्स वहाँ हर टाइम रहती थी, माही को देखभाल के लिए नर्स थी। रुद्र इतना परेशान होगा उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसकी हालत ऐसी हो जाएगी माही को देखने से। कहीं ना कहीं माही को लेकर रुद्र बहुत परेशान और दुखी था, पर वह खुद भी खुद के बिहेवियर की वजह से परेशान हो रहा था कि मैं क्यों इस लड़की की वजह से इतना परेशान हो रहा हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए। पर क्या होगा अब माही के साथ? रुद्र क्या करेगा माही के साथ? क्या ठीक हो पाएगी माही? यह जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुल्हन के जोड़े में एक लड़की सड़क पर भागे जा रही थी और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। वह लड़की बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। तभी वह भागते हुए एक गाड़ी के पीछे छिप जाती है। वह गुंडे जो कि उसके पीछे लगे हुए थे, और जब वह लड़की इधर ना मिली तो वह वहां से जाने लगते हैं। तभी उधर से उस गाड़ी का ड्राइवर आ रहा होता है और उस गुंडों से टकरा जाता है और वह कहने लगा, क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है? क्या कैसे चल रहे हो? और वह इतनी रात को तो ड्राइवर कहने लगा, माफ़ करना, मैंने देखा नहीं और मैं ज़रा जल्दी में हूँ। इतना कह कर के वह ड्राइवर गाड़ी में जा कर के बैठ जाता है। तभी पीछे से वह लड़की जो कि दुल्हन के जोड़े में थी वह भी उस गाड़ी के डिक्की में पीछे बैठ जाती है और गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी एक हवेली के बाहर रुकती है जहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे और वह गाड़ी पार्क करके ड्राइवर वहां से चला जाता है और हवेली के बाहर बने सर्वेंट क्वार्टर में गया। लड़की गाड़ी में ही बैठी रही और सोचती रही कि कैसे निकलूं, क्या करूं। वह बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन वह डिक्की के दरवाजे को थोड़ा ऊपर कर वहाँ का नज़ारा देखने की कोशिश करने रही थी। इतने में ही एक बॉडीगार्ड आया और उस गाड़ी के दरवाजे को चारों तरफ से लॉक कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ इसी हवेली में खूब जोरों शोरों से पार्टी चल रही होती है। लोग खाने पीने में मग्न थे और एक दूसरे से बातें भी करते जा रहे थे। कोई एक दूसरे से अपनी जान पहचान बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्टेज पर आर्यन और भारती चुपचाप खड़े थे। उनके होठों पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं था, ना ही चेहरे पर कोई खुशी थी। अपनी सालगिरह को लेकर के ऐसा लग रहा था कि वह बस वहाँ पर खड़े होकर के लोगों से मिलने की फॉर्मेलिटी निभा रहे हों। लोग आ रहे थे और उन्हें शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे, जिस पर आर्यन ने अपना सर हिला देता था तो वहीं भारती हाथ जोड़ करके उन्हें नमस्ते कर सर झुका करके उन्हें पैर छू लेती थी। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, वह बस शांति से खड़ी हुई थी। हालांकि उनके कानों में लोगों की आवाज़ पड़ रही थी। यह क्या देख करके आर्यन सर ने इस लड़की से शादी की? आई मीन्स इस लड़की का और उनका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हाँ यार, सही कह रहा है। वहाँ 2-3 आर्यन के ऑफिस के लड़के बात कर रहे होते हैं कि कहाँ हमारे आर्यन सर इतने हॉट हैंडसम, हर लड़की के ड्रीम बॉय, और कहाँ यह लड़की, जस्ट लुक एट हर। ना तो इसकी शक्ल अच्छी और ना ही इसका फिगर, पूरी फैलो लग रही है। मैं तो कुआरा मर जाऊं पर ऐसी लड़की से कभी भी शादी ना करूं। तभी एक और तीसरा लड़का वहां पर आता है और कहता है, अरे सर ने इस लड़की से खुद से शादी नहीं की है, वह तो उसके पापा ने उस पर प्रेशर डाला हुआ था। दरअसल यह उनके दोस्त की बेटी है। शादी वाले दिन जब इनकी शादी हो रही थी तो वह लड़का इस लड़की को देखकर इसे रिजेक्ट करके चला गया था, जिस वजह से आर्यन सर के पापा ने अपने दोस्त को बदनामी से बचाने के लिए इस लड़की की शादी आर्यन सर से करा दी है, वरना तो सर इस लड़की से शादी करना ही नहीं चाहते। और उधर वह लड़की गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वह निकल नहीं पाती है क्योंकि वह डिक्की भी लॉक हो चुका था। फिर वह कोशिश करती रही लेकिन वह उसे खोल नहीं पा रही थी। अब उसे डर लगने लगा था कि अब इस कार में ही बंद रहेगी। और तभी उसे लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा था। तभी कि एक आंटी टाइप की एक मोटी सी लड़की इस गाड़ी के आगे आती है। बहुत ज़्यादा ही रोए जा रही थी, उसे बस रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और उसके पीछे एक आदमी भी आया हुआ था और कहता है कि भारती यहाँ आकर के क्या नौटंकी कर रही हो, अंदर पार्टी चल रहा है, तुम्हें कौन बोला है कि यहाँ बाहर आओ। वह लड़की कहने लगी, मुझे घुटन हो रही है आर्यन वहाँ पर, इसीलिए मैं वहाँ से बाहर आ गई हूँ। यह लड़की और लड़का कोई और नहीं बल्कि हस्बैंड वाइफ थे जो कि इसकी सालगिरह थी और वह आर्यन
आर्यन होता है और भारती और आर्यन कहता है कि हमारी शादी को 1 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तुम क्यों नहीं मान रही हो? हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। यह सुनकर भारती कहने लगी, अगर मैं इस रिश्ते से बाहर निकल जाऊंगी तो मेरे घर वाले पूरी तरह से टूट जाएंगे, क्योंकि मेरा घर बर्बाद होता हुआ मेरे घर वालों को जरा भी मंजूर नहीं है। तभी आर्यन कहने लगता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? यह सुनकर के भारती कहने लगती है कि जाहिर सी बात है, मुझसे प्यार नहीं करते हो तो इसका मतलब कि किसी और से प्यार करते हो। आर्यन कहने लगा, मैं किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता। मुझे लड़कियां पसंद नहीं है, वह सिर्फ टेंशन देती है और मुझे टेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यह सुनकर के भारती अपना पैर पटक करके अंदर चली जाती है। वहीं आर्यन अपना सिगरेट जलाने लगता है और जैसे ही पहले कस लेता है कि उसे गाड़ी के पीछे से कुछ आवाज़ आती है और वह उस आवाज़ का पीछा करता हुआ देखता है कि कार के डिक्की से आवाज़ आ रही थी। वहाँ डिक्की ऊपर उठाया और देखा तो उसमें से लड़की बेहोश पड़ी थी। वह उस लड़की को उठाकर पीछे के दरवाजे से अपने कमरे में लेकर गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वह उठ नहीं रही थी, क्योंकि वह बहुत देर तक उस कार के डिक्की में बंद होने के कारण से बहुत ज़्यादा ही सांस लेने में दिक्कत हुई थी और वह खाना भी नहीं खाई थी। इस वजह से वह उठ नहीं रही थी। आर्यन बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हो गया था। वह फ़ौरन से अपने असिस्टेंट को बोला और वह डॉक्टर के साथ कुछ ही देर में वह पीछे के दरवाजे से डॉक्टर को फ़ौरन लेकर आया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और बोला, ज़्यादा देर तक यह गाड़ी में बंद होने के कारण इन्हें फ्रेश और ताज़ी हवा नहीं मिली है, इसीलिए इनकी यह हालत हुई है। इतना कह करके डॉक्टर चेकअप करने के बाद कुछ देर में ही उसे होश आ जाएगा और उसका असिस्टेंट डॉक्टर को साथ लेकर चला गया। आर्यन सोचने लगा, यह लड़की कौन हो सकती है, कहाँ से आई है और यह गाड़ी में क्या कर रही थी। इतना सोच कर के वह वहाँ से चला जाता है। यह गाड़ी में क्या कर रही थी, इतना सोचकर वह वहाँ से चला जाता है पार्टी में। उधर तब तक पार्टी के बहुत सारे लोग जा चुके होते हैं। तभी वह अपने कमरे में आता है तो देखता है कि वहाँ एक लड़की खिड़की के पास खड़ी है, अपने दुपट्टे को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी वह पीछे से उस लड़की के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे कि वह लड़की यानी कि प्रतिज्ञा डर जाती है और वह फ़ौरन से पीछे पलटकर देखती है। देखते ही वह तो वही इंसान है जो कि उस भारती नाम के लड़की से बातें कर रहा था और उसका नाम आर्यन है, क्योंकि भारती से और आर्यन से जब बातें हो रही थी तो वह दोनों एक दूसरे का नाम पुकार रहे थे। अचानक आर्यन को देख करके डर जाती है और कहने लगती है, अगर मेरा यह दुपट्टा नहीं फंसता तो यह इंसान नहीं आता। वह पूरी तरह से डर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इसके लबों पर बस प्लीज़ मुझे मारना मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ, वहाँ आंखें बंद करे हुए बस बड़बड़ाई जा रही थी और आर्यन बस उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। वह तो अपने आप को बिल्कुल भी भूल चुका था। उसके चेहरे पर वह खो सा गया था। कुछ देर बाद प्रतिज्ञा को एहसास हुआ कि दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ नहीं आ रही है और वह जैसे ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें सीधा जाकर के आर्यन की आंखों से टकरा जाती है, जैसे कि गहरी नशीली आंखों से देख रहा था। आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आई। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? और तभी प्रतिज्ञा ने डरते हुए कहा, वह मेरे पीछे गुंडे पड़ गए थे, वही बचने के लिए मैं इस गाड़ी में बैठ गई थी और फिर यहाँ तक आ गई थी। मैं कब से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर यह भारी भरकम लहंगे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखें बेहद ही सुर्ख हो चुकी थी और होठ काफ़ी सूख चुके थे। तभी आर्यन ने प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं तुम जैसे लड़कियों के चाल अच्छे से समझता हूँ। तुम लोग अमीर लड़के देखते नहीं कि फंसाने के लिए निकल पड़ते हो। तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, या फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ करूं? आर्यन इसके आगे कुछ कहता कि तभी प्रतिज्ञा बोली, नहीं प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर किसी ने नहीं भेजा है और ना ही मैं पैसे की वजह से यहाँ पर आई हूँ। मैं तो अपनी शादी से भागकर यहाँ पर आई हूँ और मैं अपनी पूरे रास्ते मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए थे और मेरे घर के ही बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे, इसीलिए आपकी गाड़ी दिखाई दी रुकी हुई तो मैं उसके डिक्की में बैठ गई। वह गाड़ी सीधे इसी मेंशन में आकर रुक गई। यह कहते हुए वह बेहद ही रोने लगी थी। तभी आर्यन दूसरी तरफ जाकर के सिगरेट का कस लगाते हुए बोला, तुम अपनी शादी से क्यों भाग कर आई हो? वह सिगरेट का धुआं दूसरी तरफ
फिर निकाल करके उसके करीब जाता है। आर्यन तभी प्रतिज्ञा बेहद ही चुप हो जाती है, तो कुछ सोचते हुए अगर मैं इसे नहीं बताऊंगी तो शायद यह फिर से मुझ पर शक करेगा। यह सोच करके प्रतिज्ञा बोली, मेरे अंकल मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे और मैं शादी करना नहीं चाहती थी, इसी वजह से इस बात को कहते हुए उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी। तभी प्रतिज्ञा को सोचते हुए, आप मुझसे शादी कर लीजिए, आपको आपकी बीवी से छुटकारा मिल जाएगा और मुझे शादी से, और उसकी कुछ दिन बाद आप मुझे भले ही छोड़ सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रतिज्ञा अचानक से यह बात बोल चुकी थी कि दूसरी तरफ से आर्यन उसे गहरी नज़रों से देख रहा था। सिगरेट को कस लेते हुए बोला, मुझे देखकर अब तुम्हारी भी नीयत बदल चुकी है, लेकिन मेरा दिमाग खराब नहीं है, ऐसे ही एक शादी से पीछा छुटा रहा हूँ और अब तुम कह रही हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तभी प्रतिज्ञा हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए। वैसे भी जो अभी इस वक्त वह मैडम आई हुई थी, आपने तो उन्हें डिवोर्स देने का फ़ैसला कर लिया है और आप तो उन्हें उनके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, फिर कोई परेशानी भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी, बस किसी कमरे के कोने में चुपचाप से बैठी रहूँगी। प्रतिज्ञा की बात सुनते ही आर्यन प्रतिज्ञा की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या, जो तुम दिन दहाड़े सपने देख रही हो कि मैं राह चलते हुए कोई भी शख्स लग रहा हूँ क्या, कि किसी भी सड़क छाप लड़की से मैं शादी कर लूँ। मेरा स्टेटस, मेरा नाम भी जानती हो तुम, और यह जानती हो कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कुछ भी नहीं जानती ना मेरे बारे में। मेरा नाम आर्यन प्रताप मल्होत्रा है, और तुम कौन हो। आर्यन इसके आगे कुछ कहता कि तभी प्रतिज्ञा अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए बोली, मैं भी कोई राह चलती पागल लड़की नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंकल। तो वह कहते हुए चुप हो जाती है। तभी वह लंबी सांस छोड़ते हुए बोलती है, ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, आपको अब प्रॉब्लम नहीं करूँगी। यह कहते हुए जैसे ही कदम आगे बढ़ाने वाली होती है कि आर्यन उसे दीवार से अचानक से लगा लेता है और कहता है, इतनी भी जल्दी क्या है, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, पहले तुम अपना नाम और अपने ख़ानदान का नाम बताओ, क्या है तुम्हारे पिता का नाम, कहाँ से आई हो। अपने ऊपर आर्यन की पकड़ को महसूस करते हुए प्रतिज्ञा के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है। तभी वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलती है, मैं रायजादे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इस नाम को सुनते ही आर्यन के चेहरे पर एक डेविल से स्माइल आ जाती है। वह प्रतिज्ञा से दूर होते हुए बोला, ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्रतिज्ञा यह सुनते ही बोली, अभी तो तुमने बोला था कि मुझसे शादी नहीं करने वाले हो, और फिर अचानक से मेरे ख़ानदान के बारे में जानने के बाद इस शादी में इंटरेस्ट होने लगी, और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। क्या पता तुम मुझे वापस उन्हीं के पास भेज दो, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ। यह कहते हुए प्रतिज्ञा जैसे ही जाने के लिए कदम बढ़ाती है कि तभी आर्यन प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ के उसे अपने बेहद करीब कर लेता है और उसके कमर पर हाथ रखकर और भी बेहद करीब कर लेता है और उसके बालों पर अपनी उंगलियां फिराने लगा था। और तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी मोहतरमा, जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। तुम आर्यन मल्होत्रा के हवेली में हो, यहाँ से अब तुम बचकर भी नहीं निकल सकती हो। पर वैसे भी अगर तुम यहाँ से निकल गई तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा अंकल तुम्हें छोड़ देगा। यह सुनते ही प्रतिज्ञा अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, जब मैं वहाँ से भाग सकती हूँ तो यहाँ से भी भाग कर निकल सकती हूँ और उससे मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। वह कहते हुए गुस्से में आर्यन की आंखों में आंखें डालकर देखे जा रही थी। उसे आर्यन से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, जिसे देखकर आर्यन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ चुकी थी। आज पहली बार कोई लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे इस तरीके से बात कर रही थी। आर्यन ने तुरंत उसे खींचकर अपने और बेहद करीब कर लिया और उसके कमर पर अपनी पकड़ और भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर लिया था। उसके कानों में धीरे से बोला, अब तो तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो और मैं यहाँ से बचकर जाने दूंगा भी नहीं। इतना कान खोलकर तुम सुन लो, अब तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुम सीधे तरीके से हाँ नहीं करती हो तो मैं तुम्हारे साथ दूसरा तरीका भी अपनाना जानता हूँ। उसके फेस पर एक साइकाइट्रिस्ट वे में स्माइल आ गई थी। प्रतिज्ञा आर्यन की तरफ देखकर बोली, मेरा तो शादी करने का एक ही रीज़न था, लेकिन अब आप क्यों इतनी जिद कर रहे हो कि आपको मुझसे शादी करनी ही है। अब आपको क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है कि मुझसे शादी करने के पीछे आपका कोई मकसद है। यह सुनते ही आर्यन ने अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लाते हुए बोला,
फ़िलहाल मुझे शादी नहीं करना था, लेकिन अब तुम जब मेरे कमरे तक आ ही गई हो तो मुझसे शादी के लिए प्रपोज कर रही हो, तो मैं तुम्हें कैसे इनकार कर सकता हूँ। यह कहते हुए उसने प्रतिज्ञा के हाथों को अपने हाथों में बड़े जोर के पकड़ लिया था। और वहीं दूसरी तरफ प्रतिज्ञा के अंकल बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा की शादी होने वाली थी और वह वहाँ से भाग चुकी थी, क्योंकि अपने अंकल के खिलाफ नहीं जा सकती थी। वह अपनी शादी के लिए ना नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वह वहाँ से भाग गई थी। उसके पापा उसको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। वह अपनी माँ के साथ, बल्कि अंकल का घर नहीं, उसके पापा का ही घर था। अंकल उसके सारे बिजनेस को संभालते थे, बल्कि यह कहे कि उसके अंकल यानी कि उसके पापा के भाई अंडरवर्ल्ड के गलत कामों में फंसे हुए थे। उसके चाचा यही चाहते थे कि उनके दोस्त के बेटे से प्रतिज्ञा की शादी हो जाए, क्योंकि वह भी उसी बिजनेस में करता था। लेकिन वह था निहायती घटिया गंदा इंसान। उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं था। उसकी नज़रों में प्रतिज्ञा के लिए हैवानियत भरा हुआ था और यह साफ प्रतिज्ञा देख चुकी थी, इसीलिए वह शादी से भाग गई थी। प्रतिज्ञा की माँ भी यही चाहती थी कि प्रतिज्ञा उस लड़के से शादी न करे, और वह भागकर सही की थी। और वह यही सोच रही थी कि वह यहाँ ना आए तो अच्छा है। वही उसके अंकल गुस्से से अपनी गन एक आदमी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, तुम्हें प्रतिज्ञा को ढूंढने के लिए कहा था ना, लेकिन तुमने एक काम भी ढंग से नहीं हो पाया। तभी वह आदमी बोला, बॉस मैं सच कह रहा हूँ, मैं मैडम को ढूंढने की कोशिश किया था, लेकिन वह हमें नहीं मिली। लगता है कि मैडम, इसके आगे वह कुछ कहता कि तभी मिस्टर डीजे अपनी गन उस आदमी पर शूट कर दिया। एक पल में ही वह जमीन पर गिरकर मर चुका था। आसपास के सभी बॉडीगार्ड्स यह देख करके अंदर ही अंदर कांपने लगे थे कि मिस्टर डीजे उन लोगों को भी न मार दे। और फिर वह सोफे पर बैठ गया। प्रतिज्ञा की माँ भी वहीं बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गई थी, और वह भी सोचने लगी थी कि इस जालिमों के हाथ मेरी बेटी ना ही लगे तो अच्छा है। अच्छा हुआ कि यह वहाँ से निकल गई। मिस्टर डीजे बोला, भाभी क्या आपको प्रतिज्ञा कुछ बता कर गई है? प्रतिज्ञा की माँ कहने लगी, अगर मुझे बता कर भी गई होती तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि यह नरक है और वह नरक से निकल चुकी है। बहुत अच्छा की है यहाँ से वह चली गई है। यह बात सुनकर के मिस्टर डीजे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे। तभी मिस्टर डीजे का असिस्टेंट और विक्रम सिंह, जो कि प्रतिज्ञा का शादी करने वाला था, वह दोनों जाकर के कहने लगे कि मिस्टर डीजे मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं प्रतिज्ञा को ढूंढकर आपके कदमों में लाकर रखूंगा। प्रतिज्ञा हमसे बचकर कहीं दूर नहीं जा सकती है, जहां भी होगी मैं उसे आपके पास लेकर आ जाऊंगा। यह सुनते ही मिस्टर डीजे की आंखें लाल हो जाती है और वह फिर कहता है तेज आवाज़ में, जाओ जाकर चप्पा चप्पा शहर के छान मारो। प्रतिज्ञा कैसे भी करके चाहिए मुझे। अगर उसने खुदकुशी भी की होगी तो मुझे उसकी लाश भी लाकर दो। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। एक बार फिर से सभी लोग प्रतिज्ञा की तलाश में निकल चुके थे। इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लोग प्रतिज्ञा को ढूंढने के लिए निकले थे। दूसरी तरफ मल्होत्रा की हवेली के अंदर एक पंडित जी को बुलाया गया था, जो कि मंत्र पढ़े जा रहे थे। प्रतिज्ञा को नहीं मालूम था कि यह आर्यन मल्होत्रा है। एक बार फिर से दुल्हन बनकर मंडप पर बैठी हुई थी। उसे बस डर यही था कि उसके अंकल यहाँ पर अपने आदमियों को न भेज दे या फिर ना आ जाए, उसे यहाँ से लेकर न चले जाए। इसी वजह से वह चाहती थी कि जल्द से जल्द शादी खत्म हो जाए और वह आर्यन की पत्नी बन जाए। अगर वह किसी और की पत्नी बन जाएगी तो कोई भी उसकी ज़बरदस्ती शादी उस नीच निहायती मक्कार विक्रम से शादी नहीं करवाएगा। कुछ देर बाद आर्यन एक दूल्हे की शेरवानी पहन करके मंडप पर आ गया था। वहीं दूर आर्यन की पहली बीवी यह सब कुछ देख रही, अब कुछ कर भी नहीं सकती थी। यह सोचकर कि वह बहुत ज़्यादा ही हैरान हो रही थी। जिस आर्यन को लड़कियों से इतनी एलर्जी है, वह कैसे एक रात में ही आई हुई लड़की के साथ शादी रचा रहा है। उसने तो कितनी बार आर्यन के करीब जाने की भी कोशिश की। आर्यन तो उसे छूना तो दूर, उसके तरफ पलटकर देखता भी नहीं था। यह सोचकर के भारती को प्रतिज्ञा पर बेहद ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा था। उसे जलन होने लगी थी, उसे नफरत होने लगी थी। कुछ देर बाद शादी कंप्लीट हो जाती है। तभी आर्यन प्रतिज्ञा का हाथ पकड़ के भारती के सामने जाता है और वह प्रतिज्ञा की तरफ देखकर, यह है मेरी नई नवेली दुल्हन मिसेज प्रतिज्ञा मल्होत्रा, और आज से मेरी पत्नी यही कहलाएगी। यह सुनते ही दूसरी तरफ से भारती बोली, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो मैं हूँ। तभी आर्यन बोला, तुम
फिर से भूल रही हो? कुछ देर पहले ही मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, चुपचाप उस पेपर पर तुम भी साइन कर देना, नहीं तो मेरे पास और भी कई तरीके हैं। यह कहते हुए आर्यन गुस्से भरी नज़रों से भारती को देखता है। तभी भारती बोलती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तो आखिर मुझसे क्या कमी रह चुकी थी? यह कहते हुए वह जैसे उसके करीब बढ़ने वाली थी कि तभी आर्यन तेज आवाज़ में बोला, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अगर इस बार तुम मेरे करीब आई तो आई प्रॉमिस यू कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा मुझे खुद ही नहीं मालूम। यह कहते हुए उसका लहजा बहुत तेज था। आर्यन को तो भारती बहुत पहले से जानती थी कि कितना कड़क है, और अब प्रतिज्ञा भी बहुत ज़्यादा डरने लगी थी अंदर से कि यह बहुत ज़्यादा ही खड़ूस है। प्रतिज्ञा इस बात से अनजान थी कि उसके शादी के बाद उसके साथ क्या होने वाला है। वह तो इस वक्त बहुत खुश थी। वह अपने अंकल के दोस्त के लड़के से शादी करने से बच गई थी, लेकिन इस शादी का क्या जो कि आर्यन से कर चुकी थी। इस खेल में फंसा हुआ था जिस खेल में प्रतिज्ञा के अंकल थे। उसके अंकल अंडरवर्ल्ड के काले कारनामों को अंजाम दिया करते थे, आर्यन भी उसी का हिस्सा था, लेकिन उन दोनों में कट्टर की दुश्मनी चल रही थी। आर्यन जब जान गया कि प्रतिज्ञा वही रायजादा डीजे की भतीजी है तो उसने फौरन से प्रतिज्ञा से शादी कर ली थी। भारती यह जान चुकी थी कि अब यहाँ मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो भारती वहाँ से चली गई। अब अपने एक दोस्त के यहाँ रहने लगी थी। वह दोस्त उसका कोई और नहीं है बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था, और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगी थी। इस बारे में आर्यन बहुत पहले से जानता था। यह भारती अच्छी बिल्कुल नहीं थी। वह बहुत लड़कों के साथ कनेक्शन रखती थी। वह तो पैसों के लिए आर्यन के साथ थी। प्रतिज्ञा दुल्हन के रूप में आर्यन के कमरे में बैठी आर्यन के आने का इंतजार कर रही थी। आर्यन उसे बदला लेना था। प्रतिज्ञा को बहुत तेज भूख लगी थी। आर्यन के आते ही प्रतिज्ञा कहने लगी, आर्यन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। आर्यन यह सुनकर के बोला, अच्छा तुम्हें भूख लगी है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना मंगवाता हूँ। वह अपने सर्वेंट को बोलता है। सर्वेंट खाना लेकर आती है तो प्रतिज्ञा खाना को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि खाने में ऐसा था जो कि वह कभी खाना तो दूर की बात है वह देखी तक नहीं थी। वह बस सूखी रोटी और साग था, जैसे कि जेल में चोरों बदमाशों को दिया जाता था। यह देख करके प्रतिज्ञा पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी और कहने लगी, आर्यन तुमने यह क्या किया? मैं यह सब कुछ खाऊंगी। आर्यन बड़ी आंखें करते हुए उसके पास आया और बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ महारानी बनाकर रखूँगा? मैं तो बस तुम्हारे अंकल से बदला लेना चाहता था, तुमसे शादी किया, वरना तुम जैसी लड़कियों से शादी तो क्या मैं तुम्हें देखना भी गवारा नहीं समझता हूँ, समझी तुम? क्योंकि तुम्हारे अंकल डीजे से मेरी कट्टर की दुश्मनी है और वही दुश्मनी मैं तुम्हारे साथ निभाऊंगा। तब उस डीजे को मालूम होगा कि दूसरों को मारने का क्या नतीजा होता है। इतना सुनकर के प्रतिज्ञा पूरी तरह से कांप उठी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आर्यन उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। वह उस खाना को नहीं खाई, आधी रात को दबे पांव बाहर निकल जाती है। हालांकि उसे नहीं पता होता है कि किचन की इस तरफ मौजूद है, लेकिन वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए किचन को ढूंढने लगती है कि तभी उसे दूसरी तरफ किचन नजर आता है। उसे देख करके उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह तेजी से कदम बढ़ाती हुई जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसमें से बहुत सारे खाने की चीज़ें पड़ी थी, जिसे देख करके उसके मुंह में पानी आने लगा था। बिना पलक झपकाए तुरंत उसने खाना शुरू कर दिया था। तभी वहाँ पर चुपके चुपके आर्यन आता है और उसे यूँ खाता हुआ देख करके स्माइल करने लगा था। प्रतिज्ञा इस वक्त बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लग रही थी और उसे यूँ देख करके आर्यन भी जहाँ था वैसे ही फ्रीज हो चुका था और उसे खाने को छोड़ दिया था। उस वक्त उसके अंकल की दुश्मनी भी भूल चुका था। जैसे कि प्रतिज्ञा खा कर के उठती है तो देखती है कि पीछे आर्यन खड़ा है। आर्यन ने उसके बाजू पकड़ लिया और बोला, अभी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वह कहने लगी, कुछ नहीं, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तभी आर्यन उसके बेहद करीब आया और गुस्से भरी आवाज़ में बोला, यह तुम्हारा घर नहीं है, यह मेरा हवेली है। जो तुम चाहोगी वह बिल्कुल नहीं होगा। तभी आर्यन कुछ कहता है कि प्रतिज्ञा बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बस भूख लगी थी। तभी आर्यन उस गुस्से से उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा कमरे में लेकर जाता है और बिस्तर पर पटकते हुए बोला, मुझसे शादी हुई है इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इस घर की महारानी बन चुकी हो। अब से तुम मेरी इजाज़त के बिना एक पल सांस भी नहीं ले सकती हो। खबरदार, तुमने इस कमरे से बाहर कदम रखा तो प्रतिज्ञा बोली, लेकिन मुझे भूख लगी थी, इसी वजह से आर्यन करने लगा तो मैं वह खाना दिया गया था, तुम्हें खा लेना चाहिए था और मैं तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा बल्कि तड़पाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी बहुत ही खास जानी दुश्मन की बेटी हो। प्रतिज्ञा के पूरे होश उड़ चुके थे। यह सुनने की आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आती है। मतलब कि आपने जानबूझकर फिर से मुझसे शादी की है। प्रतिज्ञा को मालूम था कि उसका अंकल बहुत ही बड़ा अंडरवर्ल्ड का डॉन है और उसकी कई लोगों के साथ
दुश्मनी भी है और दुश्मनी के मामले में कोई भी किसी को छोड़ता नहीं है और यह बात अच्छे से जानती थी। वह रोते हुए चुपचाप से मासूम की तरह सोने की कोशिश करने लगी थी और आज सारा दिन उसके साथ क्या क्या हुआ है और यही कुछ सोचे जा रही थी। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग चुकी थी। सुबह प्रतिज्ञा को अपने बॉडी पर किसी का भारी भरकम हाथ और पैर महसूस हुआ था। प्रतिज्ञा ने जैसे ही हाथ की